तो चलिए फंडामेंटल राइट का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 12 से 35 तक है। स्रोत क्या है? तो जो अमेरिका से इसको लिया गया है। कभी कभी लोग USSR मार्क करते हैं, वो गलत होगा। तो ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका में एक प्रावधान है बिल ऑफ राइट, वहीं से लिया गया है। उपनाम क्या है? तो इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। प्रकृति में ये वाद योग्य हैं, जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिसिएबल नहीं है, वो नॉन जस्टिसिएबल है। तो फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है, यानी प्रकृति में वाद योग्य है, यानी आप न्यायालय जा सकते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। संशोधन इसमें संभव है। मूल ढांचा से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती केस में मूल ढांचा का प्रावधान आया था। तो अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 7 अधिकार टोटल हैं। 7 में वर्तमान में कितने हैं? यानी शुरू में 7 थे और इस समय कितने हैं? 6 हैं। कौन सा हटा है? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 31 और आर्टिकल 19 का F में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। ये दोनों हट गया है और ये 31 वाला कहाँ गया है? तो 300 के क में रखा गया है, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार का मतलब ये है कि कानून के हिसाब से अब उस अधिकार का पालन होगा। जैसे एक जमीनी विवाद को लेकर ये सब चीजें की गई थी कि जो सरकार यानी देश के प्रगति में ये सब बाधा बन रही थी। कोई इंसान का जैसे संपत्ति है, जमीन है, तो वो यानी रोड बन रहा है या पुल बन रहा है तो वो नहीं बनने देता था, क्योंकि फंडामेंटल राइट में था, वो जाकर केस कर देता था। लेकिन अब क्या है, कानूनी अधिकार है तो वो उसको देना पड़ेगा। हाँ, प्रावधान ये है कि कानूनी अधिकार में गवर्नमेंट पैसा देकर जमीन आपका ले सकती है। तो इसमें पहले नंबर पे क्या आता है? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरे नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरे नंबर पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे पे आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल आर्टिकल 32 को कहते हैं। ये मत समझिएगा कि 32 से 35 है। 31 तो हट ही गया है, 30 तक यहाँ है, 31 खत्म, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर 33, 34, 35 भी आर्टिकल हैं। अब हम पहला देखते हैं, यानी जनरल जो इसमें परिभाषा क्या दिया गया है। राज्य हम किसको कहेंगे? तो राज्य के अंतर्गत संसद आएगा, सरकार आएगा और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय किसको कहते हैं? लोकल बॉडी, यानी जो नगर निगम है, नगर परिषद है, ये सब क्या स्थानीय निकाय है। तो राज्य की परिभाषा में ये भी आएगा, ये भी आएगा। इसमें संसद, सरकार, स्थानीय निकाय आदि शामिल हैं, जिनके खिलाफ मौलिक अधिकार लागू होते हैं। अगर इनमें से कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कुछ भी कानून बनाता है तो उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 13, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, यानी कोई भी कानून जो संसद बनाता है, अगर वो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए ज्यूडिशियल रिव्यू होगी। यानी ओवरऑल क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट पूरा पूरा समीक्षा करेगा न्यायिक कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा होगा तो वो कानून इनवैलिड हो जाएगा। कानून क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब 1 से शुरू होता है, टोटल 6 अधिकार यहाँ शुरू होते हैं। तो पहला नंबर 14 से 18 आता है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 यह कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़र में सब समान है, चाहे वो अमीर हो और चाहे वो गरीब हो। यहाँ पर देखिए, जो न्याय की देवी होती है, आंखों में पट्टी इसलिए बंधा होता है और सामने जो तराजू होता है वो बराबर होता है, यानी सबके लिए कानून बराबर है। आर्टिकल 15 में भेदभाव का निषेध किया गया है, यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये 5 चीजें हैं।
5 इंटू 3 आर्टिकल 15। अब ऐसे ही मैंने 3 का गुणा किया ताकि आपको याद रहे। अब जब भी आप 5 इंटू 3 करेंगे 15 आर्टिकल याद आएगा। आर्टिकल 16, 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो 16 ये चीज कहता है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा, यानी कोई भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट होगी तो सब पब्लिक किया जाएगा और सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 17, 17 में ये कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के अंत के बारे में बात कौन सा करता है? आर्टिकल 17। अब 17 देखिए क्या है कि एक तरीके से अभाज्य संख्या है, तो इस हिसाब से आप रख सकते हैं कि अभाज्य है, तो अभाज्य से अस्पृश्यता। आर्टिकल 18 देखिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता, आप मल्टीपल रिवीजन जब करते हैं तो आपको अपने आप चीजें याद हो जाती हैं। आर्टिकल 18, 18 क्या है? उपाधियों का अंत होता है। 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। दो चीजों को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत है, यानी सेना और शिक्षा। सेना और शिक्षा में उपाधि दी जा सकती है, बाकी सब में नहीं होता। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। 19 में ये चीज कहा गया है कि अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रता के बारे में बात हुए हैं। पहले कितनी स्वतंत्रता थी? 7, अब कितनी है? 6। तो 6 पहले नंबर पे क्या आता है? 19 का ए, बोलने की आजादी, यानी राइट टू एक्सप्रेस। उसके बाद शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आजादी बी में आता है, यानी सबसे पहले बोलेंगे, जब बोलेंगे 2-3 लोग तो शांतिपूर्ण क्या कहीं पर जाकर सम्मेलन करेंगे, लाइन से याद करेंगे तभी याद होगा। फिर सी, सी मतलब संघ बनाने की शक्ति। अब कहीं पर जब 4-5 लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं, संघ बनाने की शक्ति। फिर संघ सब लोग बना लेंगे तो डी में क्या कहेगा? घूमने की आजादी की बात करता है। तो आप कहीं पर जाकर पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अब घूमते हैं तो वहां पर क्या है? बसने की आजादी, आप वहां पर बस भी सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में ये चीज नहीं था, लेकिन अब हट गया है तो वहां पर भी आप बस सकते हैं। फिर 19 का यफ क्या था? संपत्ति का अधिकार, वो चीज अब हट गया है। उसके बाद क्या था? 19 का जी, व्यापार और जीविका चुनने का अधिकार, यानी आप वहां पर जाकर व्यापार भी कर सकते हैं, कोई भी आप प्रोफेशन भी चुन सकते हैं। तो बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन, उसके बाद हम संघ बनाएंगे, संघ बाद घूमने निकलेंगे, घूमने के बाद बस जाएंगे, बसने के बाद व्यापार करेंगे। 19 के बाद 20 आता है दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी एक अपराध पर एक ही सजा होगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक अपराध किए हैं और उसको मतलब 2 बार उसमें सजा हो, ऐसा बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है। खुद के खिलाफ गवाही आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, पूरा पूरा जब तक प्रूफ नहीं हो जाएगा कि आप, जैसे बहुत लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन एंजाइटी में खुद कहते हैं मैंने सारा अपराध किया, तो वो चीज माना नहीं जाएगा जब तक प्रूफ नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 बताता है दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 बताता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें बहुत सारे सोने का अधिकार, पानी पीने, स्वच्छ वायु का अधिकार, सब चीज दिया गया। जब कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगे कि फंडामेंटल राइट से बाहर है, तो समझिए आर्टिकल 21 में ही होगा। स्वतंत्रता की अगर बात करता है तब आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा? मुफ्त शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाना होगा। तो 20 में क्या कहता है? दोष सिद्ध, यानी पहले दोष सिद्ध होगा फिर गिरफ्तारी होगी ना। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, 20 में क्या होगा? दोष सिद्धि से संरक्षण है, बचाव है, और 22 में गिरफ्तारी से बचाव है। तीसरे नंबर पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। 23 ये चीज कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पे रोक। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? यानी फोर्स लेबर, आप किसी से जबरन कोई भी काम नहीं करा सकते। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक का मतलब होता है कि एक तरीके से अपहरण करके बेचना, ये सब पूरी तरीके से निषेध है, आर्टिकल 24 कहता है। यानी मानव तस्करी पे निषेध। बेगार का मतलब वो बिना पैसे पे काम कराना, उस पर रोक। इसका उल्लंघन कोई भी इंसान करता है तो उसको अपराध माना जाएगा। आर्टिकल 24, 24 में क्या होता है कि कारखानों खदानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। अब समझिए 23 में जब बच्चा
को रोका जाएगा, यानी तस्करी नहीं की जाएगी, बचा रहेगा, तब तो वो आगे कारखाना में काम करेगा। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा रिलेट करिएगा, पहले उसको बचाना है, फिर उसको उसके बाद रोकना है कि वो कारखाना और खदानों में न जाए। तो कारखाना और खदानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम, यहाँ 14 ध्यान रखिएगा, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकना। खदानों या किसी अन्य संकटमय गतिविधियों में नियोजन पर प्रतिबंध। बच्चों के स्वास्थ्य विकास को सुनिश्चित करना। चौथे नंबर पे आता है धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 25 में क्या बताया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी इंसान कोई भी धर्म मान सकता है, किसी भी आचरण को फॉलो कर सकता है, तो किसी भी धर्म का प्रचार भी कर सकता है, पूरी आज़ादी है उसको। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, ये भी उसी में आता है कि जो भी पगड़ी लगाते हैं, कृपाण रखते हैं, तो वो सब चीज़ उनको पूरा अधिकार है। कोई उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट, आप देखे होंगे कभी कभी एग्जाम में भी, मतलब वो अलाउ नहीं है कि आप पगड़ी उतारिए, लगभग एंट्री हो ही जाती है, चेकअप करते हैं सही से भले। आर्टिकल 26 में क्या होता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, यानी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और प्रशासन की स्वतंत्रता उसमें दी गई, यानी प्रशासन पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान करेगा। धार्मिक कार्यों का प्रबंध, जैसे हम लोगों में क्या होता है कि कीर्तन उर्तन होता है जो हिंदू होते हैं, तो मुसलमान भाई जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे सुने होंगे जलसा होता है, जो होगा तो वो जानता होगा, जलसा होता है। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई 5 व्यक्ति धार्मिक कार्य कर रहे हैं। उसके बाद 27 ये कहता है धर्म आधारित कर से मुक्ति, यानी किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर न देने की आज़ादी। यानी ओवरऑल ऐसा समझिए कि आप कोई भी धर्म हो उसको बढ़ावा देने, या कोई भी इंसान उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, तो टैक्स वैक्स उस पर नहीं लगेगा, टैक्स से पूरी तरीके से धर्म मुक्त है। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता, यानी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति से छूट है, यानी कोई भी धार्मिक शिक्षा और उपासना कर सकता है। आर्टिकल 29 ये चीज कहता है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। शुरू में क्या है, प्रचार और अंतःकरण स्वीकार करने की कोई भी आप धर्म मान सकते हैं। 26 ये करता है कि आप कहीं पर जाकर कुछ भी, जैसे कीर्तन भजन ये सब चीज कर सकते हैं। 27 ये करता है कि टैक्स नहीं लगेगा। 28 ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा और उपासना में छूट। 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है, यानी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने की उनको पूरी स्वतंत्रता है। जो भी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में आते हैं, हिंदू को छोड़कर जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं, तो वो क्या है, अपनी भाषा, अपनी लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। 30 ये कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का, यानी अल्पसंख्यक के बारे में कौन बात करता है, 29 और 30। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 32, 31 हट ही गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। 32 में यह कहा गया है कि संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। 32 को क्यों कहा गया है, तो 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो भी मतलब रीट जारी करती है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब, तो 5 प्रकार के टोटल रीट मतलब रीट जारी हो सकते हैं। अगर कुछ भी उल्लंघन मौलिक अधिकारों का हो रहा है तो वहां पर 5 प्रकार का रीट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकारपेक्षा। इसके बारे में देख लेते हैं इसमें क्या है। तो रीट देखिए, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है कि जो भी इंसान को आप जेल में बंद किए हैं, तो या सरकार हो या निजी कोई व्यक्ति करवाया हो, तो अवैध गिरफ्तारी से रिहाई के बारे में बात करता है। यानी आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जो भी बंदी, यानी कोई भी इंसान को बंदी बनाए हुए हैं,
यानी समझिए जिसकी बंदी है तो उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाना पड़ेगा, कोर्ट में। तो परमादेश क्या होता है कि काम करने का कोई भी सरकारी अधिकारी जो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट जारी करती है तो अपना काम सही से करे, तो काम करने का आदेश। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना किसी चीज को। तो निचली अदालत जैसे जो होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र से जब बाहर काम करेंगी तो उस पर रोक कौन लगाता है, सुप्रीम कोर्ट। तो निचली अदालत पर अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने पर रोक यानी कार्यवाही रोकने का प्रावधान है किसमें, प्रतिषेध में। उत्प्रेषण में क्या है, सर्टिवरी। सर्टिवरी का मतलब ये है कि एक तरीके से ये भी निचली अदालत में लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि निचली अदालत जब कोई भी फैसला सुनाती है तो उसको रद्द कर सकता है कौन, ऊपर वाला अदालत। या कोई भी जो भी मतलब कार्यवाही लेट हो रही है, कोई केस लेट हो रहा है तो वो उसको फैसला को रद्द कर कर, यानी कोई भी ऐसा फैसला सुना दी है तो उसको भी रद्द कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और केस को ऊपर अपने पास मंगाकर फिर से सुनवाई कर सकती है। तो ये भी निचली अदालतों पे लगता है। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा मतलब कोई भी गवर्नमेंट में जैसे बहुत लोग, अभी बिहार में एक बंदा पकड़ाया था जो पुलिस की वर्दी पहनकर देख रहे हैं आईपीएस बनकर घूम रहा था। तो अवैध पद धारक यानी कोई भी ऑफिशियल आप पद धारक करते हैं तो पद की वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है, किस अधिकार से आप सरकारी नौकरी पर काम कर रहे हैं, आपने तो एग्जाम दिया नहीं है, तो उसके लिए होता है। उसके बाद आर्टिकल 33 में क्या कहता है, सशस्त्र बल पुलिस के अधिकारों पर सीमा, यानी मौलिक अधिकार, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी है इसमें। 33 में क्या है, सशस्त्र बल और पुलिसों जो पुलिस है उनके अधिकारों की सीमा। 34 ये कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कुछ लगेगा। जब भी मार्शल लॉ लगता है यानी एक तरीके से सैनिक कानून लग जाता है, तब वहां पर नॉर्मल जो स्टेट पुलिस होती नहीं काम करती तो वहां पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध हो जाता है। 35 ये कहता है कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केवल संसद के पास है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपातकाल में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण के केस में ये चीज होता है। उसके बाद केवल नागरिकों के लिए यानी भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। तो 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा, एक बार दो बार रिवाइज करेंगे। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 और 30। तो 5 ऐसे जो आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं लागू होते हैं। इसको कहते हैं स्वर्ण त्रिभुज, यानी 14, 19, 21 को एक गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। 14, 19, 21 याद रखिएगा, गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है तीनों आर्टिकल को। यानी इसमें समानता है, इसमें स्वतंत्रता है और इसमें भी स्वतंत्रता है, यानी बोलने का अधिकार जो है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 3 में दिए गए हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस में दिया गया है, 21 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन में। संवैधानिक कहाँ गया, 300 के क में गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 6, पहले कितनी थी, 7। अब एक क्वेश्चन ये है, आप इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसका जो पीपीटी होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको।